हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं एक सीरीज़ लेकर आया था पंचवर्षीय योजना का 5 ईयर प्लान्स का, तो मैंने उस सीरीज़ में 7th 5 ईयर प्लान तक का करा दिया था। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान से ये इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस 5 ईयर प्लान नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे देख लीजिए। उसमें 2 वीडियो हैं जिसमें कि 7 तक का कंप्लीट हुआ है और ये 3rd वीडियो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 7th 5 ईयर प्लान के बाद 7th 5 ईयर प्लान का जो लास्ट डेट था वो क्या था, 1990। ठीक है, तो 1990 के बाद क्या होता है कि 89 में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं, तो उसमें कांग्रेस सत्ता चली जाती है, राजीव गांधी हार जाते हैं चुनाव। उसके बाद क्या होता है कि केंद्र में एक पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनती है, तो एक स्थिरता आती है, राजनीतिक स्थिरता। उसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस 2 सालों के दौरान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या होता है कि हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसे स्थगित कर दिया था 2 साल के लिए। ठीक है, तब जो 1990 में जो 1990 में जो 5 ईयर प्लान आना चाहिए था वो नहीं आया। तो ये क्या करते हैं कि 1990 ये 2 साल के लिए ये ईयरली प्लान लेकर आते हैं। ठीक है, कारण क्या है, मेन कारण जो है वो राजनीतिक अस्थिरता है। मतलब केंद्र में किसी की सरकार नहीं, किसी को बहुमत नहीं मिला है, जोड़ तोड़ की गठबंधन की सरकारें हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है कि जैसा हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि जो राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने कई कार्यक्रम लेकर आए थे और सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने कुछ हद तक लिबरलाइजेशन की बात की थी, तो उसके कारण इंपोर्ट वगैरह बढ़ गए थे। तो इसमें क्या होता है कि इसी कड़ी में 1991 में इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 1991 की कंडीशन हो जाती है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे यहाँ आता है बहुत बड़ा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के संकट के रूप में। ठीक है, उसमें कारण क्या होता है कि पहला कारण तो यही है कि प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम 1985 कि हम बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास उस इंपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास उतनी इनकम इंटरनल नहीं थी। फिर जो फिजिकल डेफिसिट था, क्योंकि हम बहुत सारे कार्यक्रम चला दिए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ गया, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से एक तरफ तो आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है। ठीक है, इंपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो बीओपी है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो शेष भुगतान है, वो क्या होता है, वो डैमेज हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा होने के बाद क्या हो, फिजिकल डेफिसिट आया। तो ये दोनों तरफ से मार पड़ रही इकोनॉमी को। इसी के कारण क्या होता है, इसी तो इन ट्विन डिफिसिट के कारण 1991 का ये जो इकोनॉमिक रिसेशन आता है या इकोनॉमिक जो संकट आती है भारत के सामने, ये इसी कारण वजह से आती है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, एक और चीज़ होती है कि 1990 में गल्फ रीजन में वार हो जाता है कुवैत को लेकर। ठीक है, तो उस वार के कारण क्या होते हैं कि ऑयल प्राइस बढ़ जाते हैं। जब ऑयल प्राइस बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो, क्योंकि हम इंपोर्ट लगभग सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो क्या हुआ कि हमारा इंपोर्ट और पैसे वहाँ जाने लगे। तो ये तीनों चीज़ मिलकर क्या हुई, 1991 की क्राइसिस बनी। ठीक है, इस क्राइसिस में क्या हुआ कि हमारा जो फॉरेक्स था, फॉरेक्स लगभग आप कहें समाप्त हो गया था। सिर्फ सपोर्ट कितना, 3 वीक का सपोर्ट हम कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ 3 वीक के इंपोर्ट का सपोर्ट करने पर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, इतनी बड़ी संकट थी ये। ठीक है, उसी क्रम में ये 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भारत में जो चंद्रशेखर जब गवर्नमेंट थी, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में यहाँ तक होता है कि जो फाइनेंस बिल होता है वो पास नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद तो ये पृष्ठभूमि है 1990 से 92 की घटनाएं चल रही हैं। तो 91 में ये रिफॉर्म आएगा उन चीज़ों को दूर करने के लिए, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उस कड़ी में क्या किया गया, फिर मॉर्टेज किया जाएगा, फिर मॉर्टेज करके लोन लिया जाएगा, फिर उसके बाद रिफॉर्म किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम 1991 के एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इकॉनमी में 1991 का रिफॉर्म जो है कैसे हुआ और इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे
आर्थिक स्ट्रक्चर में भारत में, ठीक है। तो ये हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी इस 5 ईयर प्लान के लिए आप इतना समझिए कि एक 1991 में एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती आई थी। तो उस रिफॉर्म की वजह से बहुत सारे चीज़ हुए थे, उसका परिणाम स्वरूप हमारे 8th 5 ईयर प्लान पे पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या पड़ता है। देखिए 8th 5 ईयर में देखिए की इशू ड्यूरिंग लॉन्च क्या थे। एक देखिए मैंने बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं बचा था, तो इंपोर्ट का हम भुगतान कैसे करेंगे। फिर जो हमारा डेप्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद जो बजट डेफिसिट था, बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था गवर्नमेंट का। कारण क्या बताया मैं, एक तो सरकारी बहुत सारी योजनाएं चल गई, ठीक है। योजनाओं चलने के बाद 1992 में एक सशक्त गवर्नमेंट नहीं आई, फाइनेंस बिल नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, जो बजट डेफिसिट है, जो बजट घाटा है वो बहुत ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 8.3%, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये 1991 की है, ठीक है। उसके बाद रिसेशन आ गया इंडस्ट्रीज में, अब रिसेशन की ही मार पड़ रही है। और क्या हुआ फिर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखिए सितंबर का मैंने एक डाटा दिया है, सितंबर 91 में कितना हो जाता है 16.3, ठीक है। ये डबल डिजिट ही नहीं, डबल डिजिट 10 पर ही शुरू हो जाती है, और ये 16.3 मतलब बहुत ज़्यादा रिसेशन है। और अगर हम कभी किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो यही सब कसौटियाँ हैं जिस पर किसी देश को देखा जाता है कि उसकी कंडीशन, उसका हेल्थ कैसा है, उसके इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है, ठीक है। जो भी इंडिकेशन है देखिए सारे इंडिकेशन वर्स नहीं है, ठीक है। सारे इंडिकेशन खराब, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट की हो, चाहे डेब्ट की हो, चाहे डेफिसिट की हो, चाहे इकोनॉमी मंदी से गुजर रहा है और ऊपर से इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन थे जब 8th 5 ईयर प्लान बन रहा था, ठीक है। और फिर 1991 का रिफॉर्म आया था। रिफॉर्म आया था, क्या था रिफॉर्म, एलपीजी थे, बहुत सारे सुधार किए गए थे स्ट्रक्चर तौर पे, ताकि हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ना आए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा, जैसे मैंने बताया कि 1991 में एलपीजी आया। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि उदारीकरण, फिर निजीकरण, उसके बाद वैश्वीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी थी, जो सारा कुछ हमारा सेंट्रल प्लान चलता था, उससे हमने क्या किया, अपने इकोनॉमी को क्या बनाया, मार्केट लीड, ठीक है। अब मार्केट डिटरमाइन करेगा सारी चीज़ों को, ठीक है, कि मार्केट ही डिटरमाइन करेगा डिमांड सप्लाई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम एक फिक्स्ड इकोनॉमी से कहाँ किस तरफ मूव किए, मार्केट लीड इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये इस 5 ईयर प्लान, ये पहला 5 ईयर प्लान था इस एलपीजी के बाद। और इसी क्रम में, इसी रिफॉर्म के क्रम में गवर्नमेंट लेकर आती है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या था, देखिए फिर से बहुत सारे सुधार किए गए। सुधार में क्या था, जैसे जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी उसको ईजी की गई, बहुत जगह खत्म की गई, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया गया कि जो लॉज थे उसको रिड्यूस किया गया, ताकि अगर किसी कंपनी, किसी फर्म को अपना कंपनी सेटअप करना तो उसको लैंड एक्विजिशन में या लेबर लॉ में, इस सब में कुछ रियायत बरती गई, ताकि फर्म्स आएंगे तभी हमारे यहाँ ग्रोथ होगा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए रूल्स ढीले किए गए, ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सके। इन्वेस्टमेंट आएगा तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे। देखिए कर्ज लेकर आप कुछ नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये किया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, ठीक है। उसके बाद कई क्लस्टर बनाने की बात हुई, कैसे हमको मैन्युफैक्चरिंग तरफ बढ़ना है, कैसे इम्पोर्ट, अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब इस 5 ईयर प्लान के रहे मोटे मोटे। और इस 5 ईयर प्लान में जो 92 से 97 का जो रहा, ये याद रखिएगा, इससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार बन गई थी। रिफॉर्म आया है आपका जुलाई में, जब डिवोल्यूशन शुरू हुआ वहाँ से, और जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार आ गई थी। तो याद रखिएगा इस 5 ईयर प्लान में ऑलमोस्ट एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी प्लान आने के बाद की, ठीक है। उससे पहले रिफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद प्लान आएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए इस रिफॉर्म का ही ये था कि जो टारगेट ग्रोथ हमारा 5.6 रखा गया था, और हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ आया वो 6.8 आया, ठीक है। और इसमें भी यहाँ था कि क्योंकि रिफॉर्म हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, उसके बाद की ये प्लान है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ कि पहले जो 2 साल थे उसमें अगर हम एवरेज देखें ग्रोथ तो 7.7 है, ठीक है।
इसका मतलब टारगेट से बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये अचीव्ड हाई ग्रोथ रेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसी समय जो एशियन कंट्री हैं, एशियन कंट्री स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया वाली जो आसियान कंट्री हो गई या साउथ कोरिया हो गई, इन सब में एक क्राइसिस आता है लेटर फेज में, इस 5 ईयर प्लान के लेटर फेज में। उन क्राइसिस की वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट पे असर पड़ता है उस क्राइसिस का। तो हमारे यहाँ क्राइसिस पड़ती है तो उसके वजह से क्या होता है, जो ये हमारा 7.7 का हमने ग्रोथ करना शुरू किया था ये कम हो जाता है, ठीक है। लेटर डिक्रीज ड्यू टू माउंटिंग प्रेशर ऑन एशियन इकोनॉमी, ठीक है। एशियन इकोनॉमी मतलब मैंने समझा दिया, आसियान से मतलब है इसका, और साउथ कोरिया के आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ओवरऑल इस प्लान को देखें तो इस प्लान को हम कह सकते हैं कि देखिए टारगेट से तो ज़्यादा है, तो हाई ग्रोथ रेट अचीव करने में ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसका मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे उसका डायरेक्ट असर दिखा हमारे 8th 5 ईयर प्लान में। और ये जो हम अगर ग्रोथ डाटा की बात करें तो ग्रोथ डाटा में भी हमको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उछाल है, ठीक है। और जो रिफॉर्म वाला चैप्टर है, जो रिफॉर्म के बारे में जो छोटी छोटी पॉइंट है वो मैं इकोनॉमी में जो रिफॉर्म पढ़ाऊंगा उसमें छोटी छोटी बातों को लूँगा, कैसे गोल्ड रिजर्व रखा गया, कैसे वैल्यू को जो हमारा रुपीज़ था उसको डिवेल्यूएट किया गया, 2 बार किया गया, फिर मार्केट कैसे ओपन किया गया, कैसे IMF से लोन लिया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि रिफॉर्म हुआ था जिसमें कि बहुत सारे स्टेप लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान में क्या था कि देखिए यहाँ पास गवर्नमेंट नरसिम्हा राव सरकार चली गई थी, यहाँ जब ये प्लान आ रहा था तब स्टेबल गवर्नमेंट थी, बाद में गवर्नमेंटें बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। और जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी की बात है, ऊपर देखिए हम लोग कि हमारा जो ग्रोथ रेट है बहुत हाई है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो अब क्या है, इस 5 ईयर प्लान में उम्मीद ज़्यादा होगी, इसीलिए देखिए इसका एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया था, इसका एक टैगलाइन बनाया गया था 9th 5 ईयर प्लान का कि ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। देखिए सोशल जस्टिस फर्स्ट टाइम आया है मेन थीम के रूप में, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि समाज के उन लोगों को न्याय देना जो अभी तक ग्रोथ से जो फायदे हैं उससे वंचित रह गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वंचित समाज को उसका हक देना, ठीक है। क्योंकि अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं एज ए कंट्री, एज ए देश, तो क्या करना होगा कि हमें समाज के हर एक नागरिक का ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम 7 पॉइंट या 8 पॉइंट या 10 पॉइंट ग्रोथ कर रहे हैं, समाज के नीचे स्तर तक अगर वो नहीं पहुंचेगा तो इस ग्रोथ का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, तो इसको एज इट इज रट लेना है। हिंदी में है सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी, ठीक है। ये पूछता है डायरेक्ट कि 9th 5 ईयर प्लान का थीम क्या था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अब मैंने बात किया कि सामाजिक न्याय समानता सब कुछ करनी है, तो इसमें पहला काम क्या किया गया कि जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, कि जो लाइफ ऑफ क्वालिटी है, लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी है, ठीक है, ताकि उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़े, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की बात की गई कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक इस विशेष क्षेत्र पे बल दिया गया रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस क्या है कि इंडिया में क्या था कि बहुत स्टेट तो ठीक ठाक ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टेटों की हालत बहुत दयनीय थी। तो इस चीज़ को इसमें शामिल किया गया कि हम पूरे इंडिया को शामिल करें, तो पूरे जो क्षेत्र का है पूरे क्षेत्र का संतुलन होना चाहिए, ग्रोथ सब जगह होनी चाहिए, ठीक है। वरना इस ग्रोथ का कोई असली ग्राउंड लेवल पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर सेल्फ रिलायंस, ये तो शुरू चलता आ रहा है, ठीक है, कि हमें अपने ऊपर निर्भर करना है। फिर देखिए एक ये मैंने हाईलाइट किया है करेक्टिंग द हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़। देखिए क्या था कि अभी तक जो भी सरकारें 5 ईयर प्लान बनाती थी, ये करती थी, कभी इन्होंने गरीबी का बोला था, कभी क्या बोला था, कभी कुछ लेकर आए थे, लेकिन जो ये हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब जो अंतर है गरीबों और अमीरों पे, इस पे कभी कोई बल नहीं दिया था। लेकिन इस 5 ईयर प्लान पे इस पे विशेष बल दिया गया था कि जो इनइक्वालिटीज़ है हमारे यहाँ, जो अमीरी और गरीबी का, इसको दूर करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे वो ऑब्जेक्टिव इसका इम्पोर्टेंट है, एक ये भी कि हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज देखी जाती है, ठीक है। और इस 5 ईयर प्लान के समय में पहले सरकारें चेंज होती हैं, फिर लेटर फेज में इसमें क्या आता है कि सब
जो ग्रोथ है वो ठीक आता है, क्योंकि सरकार कुछ हद तक गठबंधन की चलती है, लेकिन गठबंधन अच्छे गठबंधन के तौर पे चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, और हमारी इकोनॉमिक हालात भी अच्छे हो गए थे। तो अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें इस 5 ईयर प्लान का, तो क्या है कि ओवरऑल देखिए सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब हम सामाजिक तौर पर अब डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसका टारगेट 6.5 रखा गया था, लेकिन एक्चुअल 5.4 आया, ठीक है। तो ओवरऑल इसको एक अच्छा प्लान कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ तो अचीव नहीं किया गया, बट ओवरऑल एक गुड प्लान था, ठीक है। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान। अब देखिए 10th 5 ईयर प्लान जब बनेगा तो इसकी कंडीशन क्या है कि इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता एक गठबंधन की सरकार थी, लेकिन एक ऐसी सरकार थी जो जिसपे कि किसी तरह का गिरने का या इसका खतरा नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 10th 5 ईयर प्लान था, ये एक स्टेबल गवर्नमेंट के समय आई थी, ठीक। स्टेबल गवर्नमेंट के समय आई थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा था, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या था, हाई एक्सपेक्टेशन राइजिंग फ्रॉम द बेटर ग्रोथ, ठीक है। और जो लिबरलाइजेशन हमने किया था, इसके वजह से जो हमें अच्छा रिजल्ट मिला था, इससे क्या था कि अब हमें और भी एक्सपेक्टेशन हो गई, लोगों को और भी उम्मीदें थी कि अब सरकार और भी ज़्यादा काम करेगी लोगों के वेलनेस के लिए, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि स्टेबल गवर्नमेंट हो गई थी उस समय तक, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए थे, देखिए अब गवर्नमेंट भी स्टेबल है, इकोनॉमिक कंडीशन भी सही है, तो अब क्या किया गया कि यहाँ 8% का ग्रोथ का टारगेट रखा गया, ठीक है, कि अब हमें हाई ग्रोथ रेट अचीव करना है, क्योंकि अब कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कि हम ये कह सकें कि इसके वजह से नहीं हुआ। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी है, रिफॉर्म लगभग सारे हो चुके हैं, ठीक है, आपके पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी वो थी। तो इन्होंने कहा कि अब जो भी काम होंगे वो मॉनिटरेबल टारगेट्स होंगे, कि हम जिनको मॉनिटर कर सकें, ठीक है। ऐसे कोई काम नहीं होगा जिसको हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है, या उसका एक लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है वो भी नहीं देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम फिर इंडिकेटर्स बनाएंगे, उस इंडिकेटर्स पे हम देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, हम सिर्फ ग्रोथ नहीं देखेंगे कि ग्रोथ कितना हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो इंडिकेटर्स मोटा मोटी ये थे कि जैसे गरीबी में क्या अंतर आया, गरीबी कम हुई कि नहीं हुई, फिर एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, फिर ये जो चाइल्ड की शिक्षा है, ये लोग स्कूल जाना शुरू हुए कि नहीं सारे लोग, ठीक है। उसके बाद जेंडर गैप कि लड़कियों के बारे में बात किया गया, उनको पढ़ाने के बारे में बात किया गया, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने की बात की गई, फिर लिटरेसी की बात की गई, ठीक है। उसके बाद जैसे इन्फेंट मेटर्निटी रेट होता है उसकी बात की गई, मदर का जो ये मेटर्निटी रेट होता है उसको कम करने की बात की गई, फिर शुद्ध जल जो पोर्टेबल वाटर होता है विलेज लेवल तक उसकी बात की गई। तो ये सारा जो देखा गया कि इन इंडिकेटर्स पे हमको देखना है कि हमने ग्रोथ किया कि नहीं। ये तो ठीक है कि हम परसेंटेज वाइज कितना बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंडिकेटर ज़रूरी है, क्योंकि इसी से किसी का लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक। इसी इंडिकेटर से हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ हमारा अच्छा आता है, इन ग्रोथ को ही देखकर जो हमारी ये सरकार होती है वो चुनाव ही पहले कराती है, लेकिन क्या होता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। इसी बीच में जब सत्ता में परिवर्तन आता है तो क्या होता है कि जो ये की इंडिकेटर्स थे टारगेट, ये तो टारगेट हैं, लेकिन सॉरी इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम शामिल कर दिया जाता है। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो इंदिरा गांधी के समय से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था, ठीक है। तो क्योंकि कांग्रेस की सरकार अब आ गई है सेंटर में, तो इस 20 पॉइंट प्रोग्राम को वो फिर से जिंदा करने की कोशिश करती है, ठीक है। और उसी क्रम में वो क्या करते हैं कि भारत निर्माण, एक टैगलाइन आपने सुना होगा, हो रहा है भारत निर्माण। तो ये भारत निर्माण की बात करती है। इसमें क्या था कि रूरल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई थी, कि जो वहाँ पास जो ज़रूरतें हैं, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमको ग्रामीण लेवल पे, रूरल लेवल पे देनी है, ठीक है। तो ये भारत निर्माण कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इस 5 ईयर प्लान का ग्रोथ बहुत अच्छा था, टारगेट ही था पहले तो बहुत हमने रखा था कि हमें 8 से करना है।
तो उस पे ये 7.6% पे कामयाब भी रहा। ठीक है, कि जबकि सरकार बदली, कुछ सरकार के फोकस भी बदले, बट हमने टारगेट जो था उसके बहुत नज़दीक चले गए। ठीक है, और टारगेट ही बहुत ज़्यादा लिया था गवर्नमेंट ने 8 का, तो एक्चुअल हम 7.6 से पहुंच गए, तो ये बहुत अच्छा प्लान माना जाएगा। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान। और इसके अंदर कई और चीज़ें आएंगी जिसको हम बाद में देखेंगे कि जो सरकार थी वो कई सामाजिक और आर्थिक रूप से भी रिफॉर्म लाती है, या सामाजिक तौर पे बहुत सारा सब्सिडी, बहुत सारा स्कूल के लिए आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब किया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल इस जो प्लान था 10th 5 ईयर प्लान, वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब बच जाता है आपका 11th और 12th 5 ईयर प्लान के बाद 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर दिया गया है, तो हमारा सिर्फ बचा है 11th 5 ईयर प्लान, और फिर जो लास्ट 12th 5 ईयर प्लान। तो ये लास्ट 5 ईयर प्लान है। ठीक है, जो हमारे देश पे लागू किया गया था। तो अभी जब क्वेश्चन आते हैं, ये 12th 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये लास्ट रहा है। ठीक है, उसके बाद इस 5 ईयर प्लान की जो सिस्टम थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है 10 5 ईयर प्लान ख़त्म हो गए हैं। 2 5 ईयर प्लान में फिर वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें ख़त्म करा दूँगा। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। इसका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।